तो वहीं सेजिल मिसाइल के हमलों से इजराइल दह चुका है। ईरान ने जंग में उतारी सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने पहली बार दागी है ये खतरनाक सेजिल मिसाइलें। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ये मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है सेजिल। सेजिल सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 से 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो वहीं सेजिल मिसाइल को इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल होता है। पलक झपकते ही ये टारगेट को तबाह कर देती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल का इस्तेमाल किया गया। सेजिल सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान जंग में ईरान की तरफ से जो है ये मिसाइल उतारी गई है। पहली बार इस तरीके की खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि इसको इंटरसेप्ट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए 2000 से 2500 किलोमीटर सेजिल की रेंज है। सेजिल मिसाइल को इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है और पलक झपकते ही ये टारगेट को तबाह कर देती है। तो यहां पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ईरान की तरफ से भी लगातार हमले जारी है और अब जो है खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से उतारी गई है। तो वही इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़े हुए हैं। उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे इस बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो आदित्य, जिस तरीके से ट्रंप की जो कूटनीतिक कोशिशें हैं वो फेल होती नजर आ रही है, तो वहीं ईरान की तरफ से भी लगातार हमले जारी है। खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से उतारी गई है। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है और क्या लग रहा है युद्ध अब कितना आगे जाएगा? और देखिए आंचल, इतना तो साफ हो गया है, अब 17वां दिन आज युद्ध का है और इसमें अमेरिका हाफता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल अपने एक मकसद में सफल होता नजर आ रहा है। इजराइल ने जमीनी लड़ाई शुरू की है लेबनान में और लेबनान में उसने लगभग 20% जमीन को कब्जा किया हुआ। जो ग्रेटर इजराइल का सपना इजराइल सजोए हुए है उस तरफ वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है लेबनान में। अगर हम बात ईरान की करें तो ईरान में लगातार ईरान भी पलटवार कर रहा है, हमले कर रहा है और उसमें बड़ा नुकसान इजराइल को कर रहा है। अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं गल्फ कंट्रीज में उनमें भी उसने बड़ी तबाही की हुई, बड़ा नुकसान पहुंचाया हुआ है। ऐसे में अमेरिका को मजबूरन नाटो देशों से हेल्प मांगनी पड़ रही है, उनको वार्निंग देनी पड़ रही है, चेतावनी देते नजर आ रहे हैं ट्रंप। तो इसमें इतना तो साफ हो रहा है कि अमेरिका हाफ रहा है। आज जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है कि वह अपने युद्धक विमान किसी भी तरह से हार्मोज स्ट्रेट में नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी तरह से ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही फिलहाल भेजेंगे। इसके बाद ट्रंप का बयान आया हुआ है कि नाटो देशों की हमने मदद की हुई थी, यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने आगे बढ़कर मदद की है, तो ऐसे में नाटो को चाहिए कि इस युद्ध में अमेरिका की मदद करे। इतना तो साफ है कि अमेरिका तमाम बड़े हमले करने के बाद भी काफी कमजोर नजर आ रहा है। जी आंचल। आदित्य, जिस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, उनका बड़ा कूटनीतिक दावा भी जो है यहाँ पर जो वो कोशिश कर रहे हैं वो फेल होती नजर आ रही है, तो इसी बीच क्या लगता है आपको ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या वो नाटो देशों को और बड़ी धमकी देगा या फिर क्या कुछ वो करेगा? अब मुझे आंचल ये नहीं लगता है कि अमेरिका की धमकी का कोई बहुत बड़ा असर नाटो देशों पर कहीं दिखाई पड़ रहा है। जापान ने भी मना कर दिया। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हुए ट्रंप ने आज एक बयान और आंचल दिया हुआ है जिसमें कहा है कि वो जो चाइना की विजिट करने वाले थे उस विजिट को वो कैंसिल कर देंगे, जबकि चाइना खुल के ईरान का समर्थन कर रहा है, रसिया खुल के ईरान का समर्थन कर रहा है। इनकी विजिट कैंसिल करने ना कैंसिल करने से कोई बहुत बड़ा असर चाइना पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका की भी नीड है कि वो चाइना के साथ में जो ट्रेड है उसको जारी रखे। तो अमेरिका की जो हताशा है वो देखने को मिल रही है। इधर वो चीन को भी बोल रहा है कि मैं विजिट कैंसिल कर दूंगा और उसमें चीन भी मदद करे। तो जब मदद की गुहार अमेरिका लगाने लगा है तो इतना तो साफ हो गया है कि अमेरिका का पलड़ा जो उम्मीद थी कि भारी रहेगा वो हल्का नजर आ रहा है। जी आंचल। जी, और जिस तरीके से ईरान की तरफ से भी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, बताया जा रहा है कि उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है, तो क्या इसको लेकर कुछ जानकारी आई है कि क्या कुछ नुकसान जो है नजर आ रहा है उस मिसाइल के हमले की वजह से?
देखिए, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को लेकर के फिलहाल लगातार छकाए हुए है। यूएस के जितने भी बेस कैंप थे गल्फ कंट्रीज़ में, उसमें उसने अलग अलग अटैक किए हुए हैं। कतर में भी किया हुआ है। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज़ में उसने किसी भी ऐसे अमेरिकी बेस को नहीं छोड़ा है जहां पर उसने हमला न किया हो। और अपने हमले में कमोबेश 100% तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी उसने नुकसान जरूर पहुंचाया हुआ है और बड़ा भी नुकसान पहुंचाया हुआ है। अब जब ईरान एक ड्रोन हमला करता तो उसको मारने के लिए 27 लाख या 35 लाख के ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका जो जिस मिसाइल का इस्तेमाल करता है उसकी कीमत 27 करोड़ से लेकर के 45 करोड़ तक बताई जाती है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा युद्ध भारी हो गया है अमेरिका पर। अब अमेरिका किसी न किसी तरह से बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है या दूसरे देशों से अपील कर रहा है कि वो भी इस युद्ध में शामिल हो, इन्वॉल्व हो, किसी न किसी तरह से अमेरिका और इजराइल की हेल्प करें, जो कि अमेरिका के लिए काफ़ी मुश्किल है ये सब सहयोग पा पाना। जी अचल। आदित्य, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अमेरिका ने जब हमला किया था इजराइल के साथ मिलकर तो नजर आ रहा था कि अमेरिका लगातार भारी पड़ रहा है, लेकिन अब यहां पर यह नजर आ रहा है कि ट्रंप जो है कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे चलकर ट्रंप की तरफ से यू टर्न देखने को मिलेगा या फिर अब आगे जो है क्या कुछ उनका कदम रहने वाला है और क्या वो सचमुच अकेले पड़ गए हैं? देखिए, अमेरिका का इतिहास अगर हम पलट कर देखें तो वियतनाम से लेकर के तमाम ऐसी इनके एक्शन रहे हैं, फिर चाहे अफगानिस्तान का रहा हो, जहां पर अमेरिका ने यू टर्न लिया है। ये सब अवसरवादी और मौकापरस्त देश हैं और ख़ासतौर से अपने नफ़े और नुकसान को देखते हैं। इन्होंने ये कल्पना की हुई थी कि ईरान को जिस तरह से वेनेजुएला में उनके राष्ट्रपति को उठा के ले आए, इसी तरह से थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करके ये ईरान के जो तेल डिपो हैं उनमें खासतौर से खार्ग जो इनका द्वीप है ईरान का, उस पर कब्जा कर लेंगे, जहाँ पर ये अभी तक फटक भी नहीं पाए हैं। वहां पर किसी तरह से ये कब्जा करने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं अब। लेकिन इन्होंने युद्ध से पहले ये सारी कल्पनाएं की थी। जनवरी में जो ईरान में एक तरह से आंदोलन हुआ था सत्ता परिवर्तन के लिए, इन्हें उम्मीद थी कि ये अटैक करेंगे इजराइल और अमेरिका और उसके बाद वहां जन विद्रोह हो जाएगा और अमेरिका वहां की सत्ता परिवर्तित करने में सफल हो जाएगा। जिसमें इनके जो प्लानिंग थी, इनके जो मंसूबे थे, इन्होंने जो सोच रखा था वो पूरी तरह से फेल हो गया है। अब इतना तो साफ है कि ये युद्ध ईरान लंबा खींच सकता है, जिसका अंदाजा शायद इजराइल और अमेरिका नहीं लगाए हुए थे। यदि ये युद्ध लंबा खिंचता है तो तय बात है अमेरिका यू टर्न ले लेगा। जी। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपको अब ये क्या लगता है कि कितने दिनों तक और ये युद्ध खिंच सकता है, क्योंकि ईरान तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो लंबा खींचने के लिए तैयार है। तो क्या अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी ये युद्ध लंबा चलेगा या फिर कूटनीतिक बातचीत के सहारे जो है इस युद्ध में सीज फायर नजर आ सकती है? देखिए, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने साफ किया हुआ है कि सीज फायर या युद्ध को खत्म करने का जब सवाल होगा, जब बातचीत होगी, तो वो अपनी टेबल पर अपनी शर्तों पर करेगा। इसमें वो पूरे युद्ध की भरपाई की भी मांग कर रहा है। वहाँ के जो प्रवक्ता हैं, सैन्य प्रवक्ता हैं जो शासन में हैं, उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि ये युद्ध अब इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से वो खत्म नहीं करेंगे, अगर होगा भी तो अपनी शर्तों पर। अमेरिका इस बात को कह रहा था शुरू में कि नहीं वो किसी भी तरह से इस युद्ध को नहीं खत्म करेगा। लेकिन अगर हम इनकी जो अटैकिंग स्ट्रेटजी की बात करें इजराइल और अमेरिका की, इन्होंने जो पहले 3 दिन 4 दिन जिस तरह से अटैक किया हुआ था ईरान पर, उसके बाद आज ये जो इनकी अटैकिंग परफॉर्मेंस है वो मात्र 15% बची हुई, यानी 85% इन्होंने जो अटैकिंग क्षमता थी, जिस तेजी के साथ ये ईरान पर टूटे थे, उसमें मात्र 15% ही अब ये अटैक कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि युद्ध को ये लंबा खींचने की कोशिश अमेरिका भी अब अपनी उस परफॉर्मेंस को नहीं सामने ला रहा है कि जिसमें 100% ये अटैक कर रहे थे, बहुत बड़े अटैक कर रहे थे, अब सिर्फ 15% कर रहे हैं। वो भी इसलिए कि ईरान ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ना दाग सके, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल के असर को ख़त्म किया जा सके, उसको हवा में मारा जा सके। लेकिन उसकी मिसाइलें ऐसी हैं कि हवा में मार रहे हैं, उसके बाद भी इनका नुकसान हो रहा है और अगर वो टेल डिपो के आसपास कहीं पहुंच रही है तो वो जाकर के नीचे आग लगा देती है, जिसमें वो अपने टारगेट को कमोबेश ईरान पा जाता है। तो जो युद्ध में छकाने का काम है, युद्ध को लंबा खींचने का काम है, वो ईरान बहुत स्ट्रेटजी के साथ कर रहा है। ईरान ने सिर्फ आंचल पहले दिन 400 मिसाइलें एक साथ दागी हुई थी। उसके बाद से उसने स्ट्रेटजी के तहत इजराइल और अमेरिका के हमलों का जो जवाब है बहुत प्लानिंग के तहत बहुत छोटा कर दिया था। अमेरिका ने उसको देर से छोटा किया है। तो इनके खर्चा बहुत, अगर खर्चे की बात करें तो इजराइल और अमेरिका का बड़ा खर्चा हो गया है ईरान की अपेक्षा। और ऐसे में तय बात है कि ईरान अपनी क्षमताओं को छुपाए बैठा है। जैसे आज उसने एक अपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल से हमला किया हुआ है इजराइल पर, तो ऐसी उसकी कई ताकतवर मिसाइलें
अभी भी अंडरग्राउंड जी आदित्य, युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। यूएई के सबसे बड़े बंदरगाह फुजैरा पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। पहले भी कई बार ड्रोन से हो चुका है फुजैरा पोर्ट पर हमला। अबू धाबी में मिसाइल गिरने से एक शख्स की मौत की खबर भी आ रही है। तो वह ईरान में एक और स्कूल पर हमला हुआ है। यूएस इजराइल ने बॉयज स्कूल को निशाना बनाया है। तो वहीं खोमेन शहर स्थित शाहिद खोमेनी बॉयज स्कूल पर यह अटैक किया गया है। चाबार फ्री ट्रेड जोन के पास सैन्य ठिकानों पर हमले की खबर भी आ रही है। यूएस ने ईरान के चाबार पोर्ट के सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान शुरू किया है। तो देखिए, महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर ये 16 तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर एक और ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर अटैक किया जा रहा है, तो वहीं ईरान की तरफ से जो है इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। तो इजराइल और यूएस की तरफ से भी ईरान पर अटैक किया जा रहा है। तो ये नजर आ रही हैं तस्वीरें, जहां पर तबाही नजर आ रही है और वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ईरान इजराइल युद्ध का आज 17वां दिन है और आपको ये युद्ध की 16 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही होंगी। को बता दें कि दुबई एयरपोर्ट के पास भी ईरान का ड्रोन अटैक हुआ था और लगातार जो है युद्ध जारी है।